हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि पीजीटी प्लस टीजीटी की लेक्चर क्लासें चल रही हैं। साथ ही हम क्या करें, आपको विकल्पी प्रश्न उपलब्ध करवा पा रहे हैं। बेस्ट ईयर साथ हमने सारा का सारा कंप्लीट करवा दिया है। 400 क्वेश्चन की प्रश्न श्रृंखला आपको दे दी है। समष्टि अर्थशास्त्र चल रहा था समष्टि अर्थशास्त्र चल रहा है। 300 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। तो जो कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है वो कैंडिडेट हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। मैं देख पा रहा हूँ कि कई ऐसे कैंडिडेट आ जा रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो भाई आप लोग क्या करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, नहीं वंचित रह जाओगे। ठीक है ना। फ्री की क्लासें लेने के लिए, टीजीटी पीजीटी की फ्री की क्लासें पाने के लिए आप वंचित रह जाओगे। तो आप लोग क्या करो, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। और जो कैंडिडेट यूजीसी नेट की तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है वो कैंडिडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप पीजीटी का। ठीक ना। वहाँ पर हम सारा का सारा देते हैं। यूजीसी नेट का देते हैं। पीजीटी की कुछ करवाते हैं, सारी की सारी कुछ होती है वहाँ पर। तो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर कुछ दो, आप टेस्ट दो। जैसे कि बता दिए कि लेक्चर क्लास है, एक दूसरी लेक्चर क्लास है। ठीक है, दूसरी लेक्चर क्लास है। पहली लेक्चर क्लास अपलोड हो चुकी, तो आप क्या करो, पहली लेक्चर क्लास देखो, फिर इसको देखो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आज अब देख लेते हैं क्या है आज लेक्चर क्लास में। आर्थिक समृद्धि, ठीक है, और क्या है ठीक है, देख लो भाई, आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं। आज पढ़ना है हमें, देखो, आर्थिक समृद्धि पढ़ना है, आर्थिक विकास पढ़ना है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, पूंजी निर्माण पढ़ना है, सारी की सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, और जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद मानव विकास सूचकांक पढ़ना है। फिर ये देखना है कि किस राइटर की कौन सी किताबें हमें ख़रीदनी है। ठीक है, आ जाओ भाई देख लो। सबसे पहले क्या करते हैं, हम आर्थिक समृद्धि देख लेते हैं। देख लो भाई, फटाफट देख लो, आर्थिक समृद्धि क्या है, क्या बताओ मुझको। आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं भाई, होता क्या है, कैसे क्या हो सकता है, आर्थिक समृद्धि की डिफिनेशन क्या हो सकती है। मन में जो भी सवाल है आपके, तो देखो हमारे साथ बने रहो, लास्ट तक बने रहो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देख लो भाई, आर्थिक समृद्धि देख लो, क्या है, आर्थिक समृद्धि का अभिप्राय वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि से होता है। यानी मतलब समझ में नहीं है, समझाते हैं। मतलब ये हो गया कि जैसे कि आप हैं, ठीक है, चूँकि अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र खुद से लेके चलना पड़ता है। जैसे आप हैं तो आप क्या कर रहे हो, मान लो किसी आर्थिक समृद्धि यदि आपकी हो रही है, तो आप मान लो 100 रुपये कमाते थे, 1000 रुपये कमाने रहे, लेकिन क्या हुआ, आप में सुधार नहीं हुआ। ठीक है, क्या हुआ, आपके सिर्फ पैसे में सुधार हो गया। ठीक है, आप पैसे बस ज़्यादा, इनकम बस आपकी बढ़ी। ठीक, बाकी ना तो आपकी शिक्षा सुधरी, ना ही आप किसी प्रकार से उस तरह उन्नति दिख पाए। ठीक है, सिर्फ आपकी पैसे में वृद्धि बस हो पाई। ठीक है, उसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखो जैसे कि दे रखा है, उसके सारे के सारे मैंने दे रखा है, इसलिए पॉइंट्स बाई पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की है। कह रहा है इसमें जीडीपी, जीएनपी तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर दी जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या क्या कह रहा है, कह रहा है आर्थिक समृद्धि का कार्य जीडीपी में उत्तरोत्तर। अब उत्तरोत्तर क्या होता है भाई, उत्तरोत्तर पता होना चाहिए, मतलब बढ़ते हुए। ठीक है ना, जैसे कि लिख रखा है इसमें, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, मतलब वो बढ़ती रहती है। ठीक है, कम नहीं होगी, बढ़ती रहेगी यदि आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कह रहा है तीसरे पॉइंट पे क्या कह रहा है, आर्थिक समृद्धि को मात्रात्मक। अब मात्रात्मक क्या होता है, देख लो, परिमाणात्मक परिवर्तन। ठीक है ना, एक चीज़ याद रखना, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स पूछे जाते हैं पीजीटी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और क्या कह देता है, कह देता है आर्थिक समृद्धि से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, तो पूछ लेता है, तो क्या आपको बताना है, मात्रात्मक परिवर्तन कह देगा, जीडीपी में बढ़ रहा है कि पीपीआई में, मतलब पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा है। ठीक है, पीपीआई का मतलब ये होता है। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, कमेंट्स करके बताओ मुझको। ठीक है, कह देगा आर्थिक समृद्धि में जीडीपी में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वृद्धि होती है, कैसे वृद्धि होती है भाई, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है या क्या परिमाणात्मक वृद्धि होती है। समझ में आ रहा है ना, जीएनपी में पूछ लेगा, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, पीपीआई में क्या हो, वृद्धि द्वारा मापा जाता है। बहुत बढ़िया, आर्थिक समृद्धि के यदि मापना तो हम क्या करें, परिमाणात्मक कारकों द्वारा, जैसे कि जीडीपी हो गया, पीपीआई हो गया, इसके द्वारा मापा जा सकता है। बहुत बढ़िया। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, यह अर्थव्यवस्था में जैसे कि बताया मैंने, मात्रात्मक परिवर्तन लाती है। बहुत बढ़िया। पाँचों पॉइंट्स क्या कह रहा है,
कराइए संकीर्ण अवधारणा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और आगे देख लो, संकीर्ण अवधारणा है और क्या कह रहा है, कराइए एक स्वचालित, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्वचालित और अल्पकालिक, ठीक है। आप अल्पकालीन प्रक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए क्या करना है, यह एक स्वचालित एवं क्या है अल्पकालीन प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पर, पूछ लेता है, कह रहा है आर्थिक समृद्धि क्या है, कैसी होती है, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, इस तरह करके पूछ लेगा तो क्या है, अल्पकालीन प्रक्रिया है। और कैसे होती है, स्वयं से चलती है, किसी के द्वारा किया जाता है तो स्वचालित होती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिख रहे हैं अल्पकालीन अवधारणा है। समझ में आ गया, इतना समझ में आया, आर्थिक समृद्धि समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझको, आर्थिक समृद्धि समझ में आया, इधर क्लियर, एनी डाउट्स, प्रॉब्लम है कमेंट्स करो और अच्छे समझाते हैं। अगला पॉइंट्स देखो, अब आर्थिक विकास देख लो भाई, आर्थिक विकास क्या है, देखो भाई आर्थिक विकास, देखो आर्थिक विकास क्या होता है, कह रहा है इसमें ठीक है ना, आयोग, ठीक ना, आय निवेश में परिवर्तन, आयोग नहीं है, आय है, ठीक है, सॉरी, क्या कह रहा है, कह रहा है आय निवेश में, इसको सही कर लीजिएगा, आय है, आय निवेश में परिवर्तन के साथ साथ देश के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन देखे जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो आय निवेश होगा उसके साथ साथ क्या होगा, जो आपका परिवर्तन होगा, ठीक ना, मतलब आय में तो आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। मान लो 100 रुपये कमाते तो 1000 हो गए, ये तो बढ़ ही रहा है, प्लस आपकी जो शिक्षा है, ठीक है ना, और भी जो कमा लीजिए, रहने पीने खाने पीने का मकान, सारी चीज़ें जो हैं, और आपके जो मतलब बच्चों को अच्छी जो शिक्षा मिल पा रही है, ठीक है, सारी चीज़ें क्या होगी, वहाँ पर भी परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद क्या है, इसका संबंध क्या है भाई, कैसा संबंध होता है, मानव पूंजी में वृद्धि, ठीक है ना, असमानता में कमी एवं जनसंख्या गुणवत्ता में सुधार, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे, इसलिए मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर रखी है, इसलिए क्या करो, नोट डाउन करके रखो। समझ में आ रहा है ना, ये पॉइंट्स बाई पॉइंट्स पूछा जाएगा वहाँ पर पीजीटी में। हाँ भाई, आगे देखो, आगे क्या कर रहा है, कराइए मात्रात्मक, ठीक है, के साथ साथ देखो वहाँ पर क्या हो रहा था, सिर्फ मात्रात्मक बढ़ रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्थिक विकास में कह रहा है मात्रात्मक, किस, मात्रात्मक तो बढ़ते ही बढ़ता है, प्लस क्या करता है, गुणात्मक भी बढ़ता है, परिवर्तन लाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में यदि पूछ ले क्या क्या डिफरेंट होता है, ठीक है, कह दे कि जैसे कि बोल दे कि आर्थिक विकास कैसे बढ़ता है, अब वहाँ पर लिख देगा मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक परिमाणात्मक दोनों, ठीक है ना, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, या कहते इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ पर टिक करोगे, कैसे पता चलेगा, आप कहाँ पर टिक करोगे, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों पे, ठीक है ना, किसी एक पे नहीं, ध्यान देना, किसी एक पे टिक कर दिया गलत हो जाएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। समझ में आ रहा है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, क्या रहा है, आर्थिक विकास को गुणात्मक माप जैसे, अच्छा गुणात्मक माप जैसे कि किसके द्वारा मापा जाता है, SDI, SDI का मतलब समझते हैं, मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, वैश्विक भूख सूचकांक, ठीक है, वैश्विक खुशहाली आदि का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब जैसे आर्थिक विकास हमें मापना है कि किसी व्यक्ति का आर्थिक विकास हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो हम कैसे मापेंगे, उसकी SDI देखेंगे, साक्षरता दर देखेंगे, जीवन प्रत्याशा देखेंगे, वैश्विक भूख सूचकांक देखेंगे, वैश्विक खुशहाली देखेंगे, और भी जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, देखेंगे। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट्स क्लियर हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, यह है निर्देशित, अच्छा निर्देशित का मतलब क्या होता है भाई, निर्देशित लिख दिया, हमने सोचा, हम पहले सोचे निर्देशित लिख दें चल जाएगा काम, एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया, तो हमने कहा निर्देशित पर लिखने से काम नहीं चलेगा, निर्देशित का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, तो निर्देशित का मतलब होता है हर वर्ग में ध्यान देना। समझ में आ रहा है निर्देशित का मतलब, ठीक है। हाँ, तो क्या कर रहा है, हर वर्ग में ध्यान दिया जा रहा है, और कैसी प्रक्रिया होती है, दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। अच्छा, जो आर्थिक समृद्धि थी वो कैसी प्रक्रिया थी, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताओ, मैंने ऑप्शन दे दिया, बताओ क्या कैसी होगी वो प्रक्रिया। जो आपकी आर्थिक समृद्धि थी तो वो क्या थी, अल्पकालीन प्रक्रिया थी ना, बताया था, इसलिए बताया था, सारे के सारे को नोट, ये पॉइंट्स जो है नोट डाउन करते जाना, अच्छे से नोट डाउन करते जाना, पूछा जाएगा, बाद में नहीं करना कि सर हमें ये नहीं पढ़ाया गया, ये पेपर में कैसे आ गया पता नहीं चला। समझ में आया। हाँ भाई अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यह एक व्यापक अवधारणा है, मतलब ये किसी एक चीज़, एक व्यक्ति के बारे में नहीं देख सकते, पूरा यूँ समझो कि पूरी कंट्री देखा जाएगा, या पूरा स्टेट देखा जाएगा। समझ में आ रहा है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट देखा जाएगा, मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है, आर्थिक विकास। हाँ भाई अगला प्रश्न, अगले पॉइंट्स पे आ जाओ, अगला पॉइंट्स हमें क्या पढ़ना है, अगला पॉइंट्स हमें ये देखना है कि ये जो
आर्थिक समृद्धि है और आर्थिक विकास है को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन से कारक हैं जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों को प्रभावित करते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा भाई देख लो, कारक देख लो कौन कौन प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका से, ठीक है, आर्थिक समृद्धि में आर्थिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। अच्छा, सेवा क्षेत्र क्या होता है? तृतीय क्षेत्र नहीं मालूम? पढ़ाया तो था, ठीक है, 5 क्षेत्र पढ़ाए हैं पहले लेक्चर पे। नहीं देखा, देखो वहाँ पे, समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा तो सेवा क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे आप देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। जब तृतीय क्षेत्र की भूमिका बढ़ती है तो क्या होता है? आर्थिक समृद्धि में आर्थिक विकास दोनों पे प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों बढ़ते हैं। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया है। अगला पॉइंट देखो, कह रहा औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि, ठीक ना, देश की जीडीपी में वृद्धि होती है जब औद्योगिकरण होगा। अच्छा, औद्योगिकरण किस पे होता है? किस पे हम निवेश करते हैं? पढ़ाया था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम, 5 प्रकार की मैंने पढ़ाई है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो तब पता चलेगा औद्योगिकरण क्या है, ठीक है। मतलब जैसे कि नई नई कंपनियाँ लग जाना, निवेश बढ़ना, जिससे निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा? देश की जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा? आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? लेकिन कब? जब प्राइवेट सेक्टर उसमें दखल अंदाजी न दे तब। समझ में आ रहा है? हाँ भाई आगे देखो, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है तीसरे पॉइंट पर, कह रहा है राजनीतिक स्थिरता होना। हाँ, किसी कोई भी कंट्री हो वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। यदि राजनीतिक स्थिरता नहीं है, उस कंट्री की आर्थिक समृद्धि ना तो बढ़ सकती है, ना ही आर्थिक विकास बढ़ सकता है। समझ में आ रहा है? तो में से कुछ नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? कोई भी, किसी भी कंट्री का कोई भी व्यक्ति हो जो निवेश करने वाला व्यक्ति होता है, तो ये सबसे पहले ये देखता है कि इस कंट्री में कितनी स्थायी रहती है, ठीक है। इस कंट्री में मतलब कितनी सर गवर्नमेंट स्थायी रहती है, कैसे क्या है यहाँ पर, हमारा पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा, लॉस पे जाएंगे, ठीक है। यदि राजनीतिक अदल बदल हो रहे हैं तो वहाँ की पॉलिसी बदलेगी तो प्रॉब्लम होगी जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसलिए राजनीतिक स्थिरता बहुत है। जैसे कि लिख दिया हमने, क्या यदि राजनीतिक स्थिति रहेगी, ठीक है ना, तो निवेश भी अधिक होगा, ठीक है। स्थिरता रहेगी, स्थिति नहीं, स्थिरता रखो इसको, ठीक है, स्थिरता है, स्थिरता रहेगी तो निवेश भी अधिक होगा, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर? बहुत बढ़िया। चौथा पॉइंट देखो, कह रहा पूंजी निर्माण। अच्छा, पूंजी निर्माण कब होगा? जब निवेश बढ़ेगा, पता है ना, उसी पॉइंट पे अभी समझाया। निवेश बढ़ता है तो क्या होगा? देश की राष्ट्रीय पूंजी में वृद्धि होती है, यानी कि जीडीपी में वृद्धि होगी। भाई विदेशों से पैसा मिलेगा किसी गवर्नमेंट को तो उसकी पूंजी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ेगी, ठीक है। वही सारी चीज़ें कह रहा है। हाँ भाई अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट से हमें क्या पढ़ना है? अगले पॉइंट पे हमें पढ़ना है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, यानी कि PQLI। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो भाई पढ़ लो, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक पढ़ लो भाई, क्या होता है, किसने दिया था, किस लिए दिया था, क्या ज़रूरत हो गई? देख लो भाई, कह जॉन टिनवर्जन जो थे ने बताया कि PCI, ठीक है, में वृद्धि हुई है तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। अच्छा, PCI क्या होता है? PCI क्या होता है? बताया था अभी ऊपर कि नहीं बताया था? पर कैपिटा इनकम। समझ में आ रहा है? यानी कि यदि पर कैपिटा इनकम बढ़ी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो हमारा क्या होगा? ये 100% उन्होंने कहा श्योर है कि उस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर अच्छा यदि बढ़ रही है, ठीक है, कुल मिला के कुछ नहीं, उन्होंने इसलिए ज़रूरत पड़ी कि क्या नाम से, यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो ही रही है, यानी कि जीडीपी बढ़ ही रही है, कन्फर्म है। उन्होंने ये चीज़ कन्फर्म कर दी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है? उन्होंने कैसे इन सारी चीज़ों को उल्लेख किया, कैसे सारी चीज़ें बताई? फिर कह रहे हैं, उन्होंने कहा इन्होंने 0 से 100 तक में बताया कि उल्लेखनीय है कि, ठीक है ना, उल्लेख किया इन्होंने। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग कोड दे दिए, ये 0 से 1, ये 0 से 2, ठीक है, ये 1 से 2, ये 10 से 20, इस तरह करके उन्होंने सारी चीज़ें बता दी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला पॉइंट्स क्या है? अगला पॉइंट से कह रहा है क्रय शक्ति क्षमता, PPP। अच्छा, PPP, वो वाला PP वाला नहीं, समझ में आ रहा है ना? PPP, ठीक है, परचेजिंग पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि PP क्रय शक्ति क्षमता विधि। समझ में आ रहा है? कह रहा है मानक, देखो अच्छा क्या होता क्या है, जैसा कि मैंने अभी एक दिन चर्चा किया था इसी विषय में कि हमारे कंट्री की क्या हो रही है, जीडीपी तो बढ़ रही है। अच्छा, जीडीपी बढ़ने से क्या होता है, क्या देश विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? जब हमारे देश की, ठीक, किसी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति जब कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो क्या होगा?
वहाँ की जो मान लो अगला जो नेक्स्ट कंट्री की मुद्रा है वो उसकी वैल्यू जब कम होगी तो मानते हैं निर्यात बढ़ेगा, लेकिन निर्यात कब बढ़ता है जब आप खुद से डाउन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की दृष्टि में खुद से डाउन कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर समस्या इस बात की हो रही है कि हम लोगों की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ रही है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ रही है। इस समय जो हमारी जीडीपी चल रही है, जो देखा जाए प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करके कुछ भी करके बढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो किसी भी व्यक्ति का आर्थिक विकास हो रहा है? आर्थिक समृद्धि नहीं, आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बताओ मुझे। आर्थिक विकास का मतलब समझते हैं, आर्थिक समृद्धि बस होने से कुछ नहीं होता। मान लो आप 100 रुपये कमाते थे, 1000 रुपये कमाने लगे, आपको शिक्षा नहीं मिले तो किस काम का वो पैसा, ठीक है। कल कोई अच्छा व्यक्ति, चालाक व्यक्ति आएगा आपसे, वो 1000 के 1000 ले जाएगा, किस काम का रहा वो पैसा, समझ आ रहा है ना। इसलिए क्या है कि हमें हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ, यानी कि कुल मिला के हमारा आर्थिक विकास होना चाहिए, ठीक है। आर्थिक विकास हो रहा है तब तो ठीक है, नहीं कोई मतलब नहीं। पीपी का मतलब ये होता है, ठीक है, क्रय शक्ति समता वित्त, माना कि मान लो भारत में 60 रुपये बराबर $1 है, समझ रहे हो। तो अब तुम यहाँ पर क्या करते हो, 60 रुपये में यहाँ पर 60 रुपये दिए और खाना खा लिए, समझ में आ रहा है। अब वहीं अमेरिका में पहुँच जाओ, $1 लेके पहुँच जाओ, अब उसको $1 दो, कह दो कि यार खाना खिलाओ, लेकिन वो कह देगा भाई हम नहीं खिला पाएंगे आपको, समझ में आ रहा है। तो वही डॉलर अगर लेके तुम भारत भी आ गए, समझ में आ रहा है ना, वही डॉलर लेके भारत आए, $1 लेके आए, 60 रुपये तुम्हें दिया गया, तुम 60 रुपये लेके, ठीक है, 60 रुपये दिया गया तो तुम यहाँ पर खा लिए उसी पे, समझ में आ रहा है। और यही तुम 60 रुपये चेंज करवा दिए, अमेरिका पहुँच गए 60 रुपये लेके, ठीक है। तो अमेरिका यदि 60 रुपये लेके पहुँच गए तो क्या हो गया भाई, वहाँ पे तुम्हें तो कुछ नहीं खिलाया जाएगा, समझ में आया ना, ठीक है। वही होते मनी परचेजिंग पावर, समझ में आ गया। क्रय शक्ति समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। क्रय शक्ति समता विधि समझ में आ गई, क्लियर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक समझ में आ गया, PQLI, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अगले पॉइंट्स पे आ जाओ। अगला पॉइंट्स क्या है, अगला पॉइंट है मानव विकास सूचकांक, कौन जारी करता है, क्यों जारी करना पड़ता है, किस लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि दिख रहा है, ठीक ना, मानव विकास सूचकांक ये UNDP जारी करता है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक, ठीक ना, क्या हुआ था, ठीक है, HDI का निर्माण कब हुआ था, 1990 में हुआ था। किन्होंने किया था, महबूब उल हक, सिंगर हैंस, AK सेन, 3 लोग थे। अभी तक आप लोग 2 लोग पढ़े होंगे, सोचोगे सर तीसरा कहाँ से आ गया, ठीक है। कौन कौन पढ़े, महबूब उल हक और AK सेन, समझ में आ रहा है। सिंगर हैंस नहीं पढ़ा होगा आपने, मैंने बहुत सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे तीसरा व्यक्ति मिला है, ठीक है। 3 लोग थे, तीनों ने एक साथ 1990 में इसका विकास किया था, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मानव विकास सूचकांक के लिए निम्न आधार हो सकते हैं। अच्छा कौन कौन सा हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये PGT में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, 100% मिलेगा, इस चीज़ का नोट डाउन कर लो, समझ में आया कि नहीं आया। देख लो भाई कौन कौन सा होता है। कह रहा है लंबा एवं स्वस्थ जीवन, पहला पॉइंट्स हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक चीज़ नोट डाउन करा रहा हूँ, कुछ भी किसी भी तरीके से आ सकता है, समझ आया, इसलिए लेक्चर क्लास से लेके मुझे आना पड़ रहा है। क्या दूसरा कह रहा है ज्ञान की उपलब्धि, ठीक है, एक अच्छा जीवन स्तर। अच्छा 3 चीज़ें हो गई, क्लियर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, तीनों को 0 से 1 में विभाजित कर दिया, ठीक है। मतलब इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, ठीक है। किसी को 0 दे दिया, किसी को 1 दे दिया, किसी को 0 से कम दे दिया, माइनस का दे दिया, माइनस का 1.5 दे दिए। तो कैसे क्या हो सकती हैं सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बताई, ठीक है। जैसा कि पहले पॉइंट में बता रखा, क्या बता रखा है, यदि HDI 1 है, ठीक है, 1 है, तो क्या होगा, तीनों आधार बहुत अच्छे होंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका भी 1 हो, इसका भी हो, इसका भी हो गया, तीनों के 1 हो तो क्या होगा, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरे पॉइंट में कह रहा है ये चीज़ HDI 0 से कम है तो अच्छा 0 से कम हो जाए तो क्या होगा भाई, तीनों आधार में प्रदर्शन क्या होगा, बहुत ख़राब है। यानी कि माइनस का कुछ कोई चीज़ हो जाए तो मतलब बहुत ही ख़राब है। इसका हो गया तो ये ख़राब हो गया, इसका हो गया तो ये ख़राब हो गया, इसका हो गया तो ये ख़राब हो गया। अच्छा यदि तीनों माइनस में तो फिर बहुत ही बेकार है। यदि 0 0 0 तीनों का आ जाए तो क्या होगा, मतलब सामान्य स्थिति में है लेकिन उतना भी सामान्य नहीं, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई, आगे क्या चीज़ है, कह रहा है अब यहाँ से और मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहा है HDI को 3 चर व 4 संकेतकों पर आधारित होते हैं। अच्छा 3 चर कौन से हैं और 4 संकेतक कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूछ सकता है। HDI को कितने चरों और कितने संकेतकों पर बांटा गया है, 3 चरों और 4 संकेतकों पर बांटा गया है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए एक एक चीज़ नोट डाउन करके रखो। पहला क्या है, जीवन हो गया। अच्छा ये जीवन क्या होता है, देखो ये पहला चर हो गया, जीवन हो गया। दूसरा चर क्या हो गया,
ज्ञान व शिक्षा शैक्षिक उपलब्धि हो गई। तीसरा चर क्या हो गया, जीवन निर्वाह का स्तर, ये प्रति व्यक्ति आए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीन के तीन चर हो गए। अच्छा, संकेतांक कौन कौन से हो गए? पहला आपका हो गया जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब जब पैदा हुआ उसकी जीवन प्रत्याशा कितनी है। जैसे कि भारत देश के समय कितने 67 वर्ष है। ठीक है, 69-70 करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो गया? ठीक है, ये जीवन के अंतर्गत आ गया। ठीक है ना, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, संकेतांक। दूसरा संकेतांक क्या है? ठीक है, चर क्या है? दूसरा चर है ज्ञान या शैक्षिक उपलब्धि। अब इसमें दो पॉइंट्स बन रहे हैं। कौन कौन से संकेतांक, कौन कौन? पहला बन रहा है स्कूली शिक्षा के मध्य वर्ष। अच्छा, कितने से कितने तक में? गवर्नमेंट क्या कहती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों क्या करो भाई, फटाफट स्कूल भेजो। क्यों भेजो? क्योंकि हमारी एचडीआई अच्छी हो जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए वो कहती है स्कूल भेजो, इसलिए फ्री किया जा रहा है। ठीक है, ये देखो 0 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। ध्यान देना, अभी एक दिन मैंने पूछा भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है ना, पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो अगला पॉइंट देखो, कह रहा है स्कूली शिक्षा के अप्रत्याशित वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष के बाद का जितना भी टाइम है। समझ आ रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 25 वर्ष के बाद भी अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा भाई, आगे देखो तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा चर देख लो, क्या जीवन निर्वाह का स्तर प्रति व्यक्ति है। ठीक है, इसमें समझ में आ गया जीवन निर्वाह होता है। आगे देखो एचडीआई बराबर फार्मूला क्या होता है। अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज पढ़ लो एचडीआई बराबर फार्मूला। यदि आ जाए कहीं पर तो टिक कर देना। 1/3 यानी कि 1/3 ब्रैकेट के अंदर जीवन प्रत्याशा सूचकांक प्लस शिक्षा सूचकांक प्लस जीवन निर्वाह स्तर सूचकांक। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। आगे देखो, कर रहा है एचडीआई यानी कि मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 में, ठीक है, प्रारंभ किया गया था। बहुत बढ़िया। इसको जारी कौन करता है? कर रहा है यूएनडीपी क्या करता है? मानव विकास सूचकांक जारी करता है। अच्छा, स्थापना कब हुई थी मानव विकास सूचकांक की? इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। बहुत बढ़िया, यानी कि यूएनडीपी की। समझ में आ रहा है ना? मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। किसका? यूएनडीपी का, एचडीआई का नहीं है। ठीक है, एचडीआई को क्या सूचकांक है। ठीक है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कौन सी किताबें लें, कितने तक की पढ़ेंगी, कैसा क्या है, कुछ सजेस्ट करिए। तो सारी चीज़ें हैं, हम बता देते हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो कैंडिडेट फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे और अगले स्टूडेंट तक पहुंचाए, कोशिश करें। जो कैंडिडेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो कैंडिडेट हमारे साथ फटाफट जुड़ जाए, क्योंकि यूजीसी नेट की भी यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाए, सारी चीज़ें मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट हमसे जुड़ा हुआ है वो निष्फिक्र है, पीजीटी के पेपर उसका निकलेगा, सिर्फ हमारे साथ मेहनत करें, हमारी कोच को अटेंड करें। और कोच के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कोच का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी जो वीडियो आता है उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। एक चीज़ याद रखो, जो हम करवा रहे हैं कोच में प्लस जो हमारे वीडियो आ रहे हैं उससे बाहर एक भी नंबर का नहीं कहीं जाना। ठीक है, यूँ समझो कि 80 से 90% पेपर हमारे वीडियो से बनेगा। तो आप लोग सिर्फ हमारे साथ बने रहो, अच्छे से देखो, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसी चीज़ को ध्यान दो अच्छे से, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ भाई, बुक देख लो, बुक्स देख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, कहते सब बुक बता दो। तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एस.एन. लाल की ले लो, हिंदी मीडियम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। समझ आ रहा है ना? माइक्रो को ले लो, एस.एन. लाल सर की बहुत अच्छी आती है, बहुत बड़ा बुक है वो। ठीक है, उसको ले लोगे अच्छा रहेगा। और भी आती हैं, बी के मिश्रा की भी आती है। ठीक है, और आर के लेखी की भी आती है, एम.एल. झिंगल की भी आती है, बहुत सारे राइटर हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के लिए अच्छा से अच्छा क्या रहेगा, क्योंकि हम हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, इसलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए विशेष करके अच्छा से अच्छा बता रहे हैं कि अच्छी से अच्छी बुक कौन रहेगी, मैक्सिमम मैटर किस में मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो 2 बुकें हो गई आपकी। तीसरी बुक पब्लिक फाइनेंस, समझ रहे हैं? पब्लिक फाइनेंस के लिए एस.एन. लाल सर की हिंदी मीडियम में बहुत अच्छी आती है। ठीक है, ले लीजिएगा इसको। और आर के लेखी की भी आती है, काफ़ी अच्छी आ रही है इस समय। ठीक है, तो आप भी देख लीजिएगा, अच्छी लगे तो ले लीजिए, नहीं एस.एन. लाल सर की ले लीजिए, बहुत बढ़िया आती है। इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, एस.एन. लाल सर बहुत बढ़िया लिखते हैं इसमें। और एस.एन. लाल की ना लेना तो दूसरा ऑप्शन के तौर पर आप एम.एल. झग्गन की ले लीजिएगा। ठीक है, झग्गन जो बहुत बड़े राइटर हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, ये भी एस.एन. लाल से कम नहीं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इंडियन इकोनॉमी की बुक लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लोग बुक्स लेने के लिए सोच रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की बुक्स जरूर लीजिएगा, बाकी चाइना लीजिएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? 2-3 ऐसी बुक हैं जो लेना बहुत ज़रूरी है।
आप ले लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर। इंडियन इकोनॉमी एस एन लाल सर की लीजिएगा, बहुत बड़े पढ़ाते हैं, बहुत बहुत अच्छा है, उसमें मटेरियल बहुत अच्छा है, समझ आ रहा है ना, उसको पढ़ेंगे जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए एस एन लाल सर की ले लीजिएगा इंडियन इकोनॉमी। और सांख्यिकी तो ऐसा है कि सांख्यिकी फार्मूला बेस्ड कोई भी एनी बुक्स ले लीजिए किसी भी राइटर की, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टाइप बाय टाइप होता है, सारा फार्मूला मिल जाएगा, आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको घटना चक्र लेना है, ठीक है, घटना चक्र आसपास के ले लीजिए, टीजीटी पीजीटी का, समझ में आ रहा है ना। अगर इसको ले लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला आपका इंडियन इकोनॉमी, दूसरा घटना चक्र, इनको लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग किताबें ले रहे हैं ये दोनों लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप ये दोनों ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, सारा का सारा रिविजन हो जाएगा और कम प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगले नंबर पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक है, ठीक है ना, तो एनीवन किसी भी राइटर के ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें इतना बड़ा नहीं है। ग्रोथ IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO, इस तरह सारी चीज़ें रहेंगी वहाँ पर, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसमें उतना बड़ा हिस्ट्री है नहीं उनकी, इसलिए सारी लोगों का अच्छा रहता है मटेरियल, ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम वाला ले लीजिएगा तो कुछ अच्छा सोच समझ के ले लीजिएगा, अच्छी बुकें आती हैं, बहुत सारी आती हैं। डेमोग्राफी है तो एस एन सर की ले लीजिएगा, SN लाल सर की ले लीजिएगा, बहुत बड़े हैं, ठीक है। डेमोग्राफी में SN लाल सर की, समझ आ रहा है। और इतनी ही बुकें हैं, इतनी बुक ले लोगे आपका तो 19 से ये मान के चलो कि 80 to 90% सारा का सारा क्वेश्चन इसमें फंस जाएगा। और ये सारी बुकें लेंगे तो लगभग करीब आपका 2500 के करीब पड़ेंगी, सारी किताबें 2500 से 3000 के करीब पड़ेंगी। जो व्यक्ति इच्छुक हो किताबें लेने का तो ले लीजिएगा, नहीं 2 किताबें ज़रूर ले लीजिएगा आप। हमारे सजेशन है इंडियन इकोनॉमी और घटना चक्र जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसको आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें रिवीजन में आ जाएंगी। और यदि न लेना हो तो घटना चक्र का हो तो आसपास का मैं उपलब्ध करवा दूँ। यदि आप लोगों की इच्छा हो तो मैं PDF में सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दूँगा, यदि चाहिए तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो PDF में मैं जो PDF है, ठीक है, तो मैं उपलब्ध करवा दूँगा घटना चक्र को। और यदि और भी किसी बुक की ज़रूरत हो PDF की तो बताइएगा, तो मैं उपलब्ध करवा दूँगा। तो जो भी होगा अपना समझ लेंगे हम, ठीक है। आप लोगों लेकिन बता दीजिएगा, वहीं टेलीग्राम पे आ जाइए, टेलीग्राम पे सारे के सारे कमेंट्स कर दीजिएगा, तो सारी चीज़ें हम उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक है, इसके वीडियो हम जल्दी लेकर आने वाले हैं, लेक्चर वीडियो लेकर आने वाले हैं, बल्कि माइक्रो हम सारा का सारा कंप्लीट करवा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव पे, विकल्पी पे, माइक्रो भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। जो लोग नहीं देखे वो लोग देख लें, विकल्पी प्रश्न देख लें, क्योंकि विकल्पी प्रश्न देख लोगे तो जब हम वहाँ पर लेक्चर पढ़ाएंगे तो लेक्चर पर सारी चीज़ें क्लियर होते ही जाएंगी कि कैसा क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है ना। इसलिए क्या करो, जितने नए कैंडिडेट हैं हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और हमारे साथ जुड़े रहो। UGC नेट की प्रिपरेशन करना तब भी जुड़े रहो, क्योंकि टेस्ट सीरीज चलेगी, 100% टेस्ट सीरीज रहेगी। और 500 से 700 के बीच हम जब पेपर एग्ज़ाम होगा उस समय हम आपको प्रश्न देंगे, ठीक है, क्वेश्चंस देंगे। और 5-6 करीब यूँ समझो कि 10 से 11 प्रैक्टिस पेपर करवा देंगे आप लोगों को। तो इसलिए हमें ज्वाइन करके रखो, अच्छे से ज्वाइन करके रखो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सिलेबस भी आप लोगों को अभी देना है तो सिलेबस दे देंगे, ठीक है। बाय, सी यू, टेक केयर।